Hello students, welcome back to the problem series for NEET aspirants and IIT aspirants. And I am every day uploading a problem for NEET and IIT aspirants. And presently I am doing problems on simple harmonic motion. And for the past few days, I have been uploading problems for simple harmonic motion. And problems which are very, very important for NEET aspirants and also for IIT aspirants. तो आज का प्रॉब्लम जो है जो मेरे दिमाग में है वो मैं यहाँ पर पहले लिखूंगा प्रॉब्लम आई विल जस्ट राइट इट डाउन हियर एंड देन यू पॉज फॉर ए मोमेंट और उसको खुद करने की कोशिश करो, तब जाकर आपको लगेगा प्रॉब्लम है और इसका मतलब सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो, तब जाकर मैं दिखाऊंगा। क्योंकि जब भी मैं प्रॉब्लम आपको दिखाता हूँ बाद में तो कमेंट्स में आप लिखते हैं सर ये इजी है, शायद मैं इजी बनाता हूँ, 2 लाइन में करके मैं ही इजी बनाता हूँ। वैसे कोई भी प्रॉब्लम में 2-3 लाइन में ही हो जाता है। तो ये मैं आपके लिए प्रॉब्लम डिजाइन कर रहा हूँ। हैव ए लुक। ये एक फिक्स्ड एंड है और इसके साथ है कनेक्ट स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। इट्स अ फोर्स कांस्टेंट। इट टेल्स यू हाउ मच हार्ड द स्प्रिंग इज, हाउ मच फोर्स इट विल क्रिएट व्हेन इट इज पुल्ड। इसके साथ हम अटैच है मास m। ठीक, अगर आप इसको स्ट्रेच करोगे इट इज ऑन सम टेबल, अगर इसको स्ट्रेच करोगे और ये ऑसिलेट करेगा बैक एंड फोर्थ तो आपको पता चल ही जाएगा व्हाट इज द टाइम पीरियड। ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ विद द टाइम पीरियड t = 2π√m/k, दैट इज एवरीबॉडी नोज। फ्रीक्वेंसी भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इसका ओमेगा इज इक्वल टू √k/m, वो भी आपको पता होगा। अच्छा, मगर नाउ क्वेश्चन क्या मतलब ट्विस्ट क्या है क्वेश्चन में, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इट मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद एंगुलर वेलोसिटी ω0। तो ये मूव करता है, तो सारा ये सिस्टम ही सर्कल में मूव करता है। जब ये सारा सर्कल में मूव करता है तो दिस मास आल्सो मूव्स इन अ बिग सर्कल एंड दिस स्प्रिंग आल्सो मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। तो ये पॉइंट रेडियस r में मूव करेगा, ये तो ज्यादा ही बड़े रेडियस पे करेगा, लेकिन आप हमेशा ये लिख सकते हो कि ये जो स्प्रिंग है इट इज लेंथ इज वेरी स्मॉल 10⁻�0, क्योंकि लास्ट में स्प्रिंग का लेंथ इन्वॉल्व होगा ही नहीं। अगर स्प्रिंग का लेंथ इन्वॉल्व होगा ही नहीं तो फिर इस स्प्रिंग का लेंथ लेने का कोई फायदा ही नहीं है। तो आई विल ऑलवेज से द स्प्रिंग लेंथ 10⁻�0, इट इज अ वेरी स्मॉल स्प्रिंग। बड़ा स्प्रिंग भी होगा और L इन्वॉल्व होगा, लास्ट में L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैंसिल आउट होगा। तो इट विल आल्सो मूव इन अ सर्कल एंड यू कैन सपोज दिस आल्सो मूव्स इन द सर्कल ऑफ रेडियस r इफ यू नेग्लेक्ट द लेंथ ऑफ दिस स्प्रिंग। तो तब जाकर के जब ये सर्कल में घूमेगा विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो ये मास जो है ये डिस्टर्ब अगर आप करोगे इन सर्कुलर मोशन, ये डिस्टर्ब करोगे रेडियली आउटवर्ड्स, उसको डिस्टर्ब करोगे, इट विल ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अलोंग द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ऐसे ऐसे ये सर्कल में ऑसिलेट करेगा व्हेन इट इज डिस्टर्ब्ड। सर्कल पहले सर्कल में घूमता है, लेकिन सर्कल के घूमते घूमते इसको जर्क मिलता है, और जब इसको जर्क मिलता है तो रेडियली इट ऑसिलेट्स बैक एंड फोर्थ टुवर्ड द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। मुझे उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड चाहिए। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, पहले ये तो ऑसिलेशन ही कहूंगा, अब फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन पहले ये भी तो साबित करना है कि वो सिंपल हार्मोनिक होगा, दूसरा ये टाइम पीरियड भी निकालना होगा। पहले ओमेगा ही निकालो, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट, दैट इज नॉट दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी सर्कुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये जो इसको एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो। तो दिस ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स बैक एंड फोर्थ, और हमें देखना है कि उस ऑसिलेशन, पहले देखना है क्या क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, फिर देखना यह है कि क्या वो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो समझ लेना कि इसको आप यूं डिस्टर्ब करते हैं, व्हेन इट इज मूविंग इन अ सर्कल आप इसको यूं डिस्टर्ब करते हैं, दैट इज ऑल। आप जरा देखो, लेकिन पहले खुद कोशिश करो, बाद में मैं करूंगा 2-3 लाइन में, आप कहते हैं कि ये सिंपल है।
और कमेंट्स में देते रहते हो सर ये तो सिंपल था, सबको आता है। आप कोशिश कर लो। अब जरा देखो मैं क्या करता हूं, हैव अ लुक। इसको किया जा सकता है फ्रॉम टू फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। एक तो ये जो यहां खड़ा है बाहर ग्राउंड पर, ये भी कर सकता है। अगर मैं यहां इस रोटेटिंग फ्रेम में इस पॉइंट पर किसी हाइपोथेटिकली किसी को रखता, हाइपोथेटिकली, ऐसा नहीं कि कोई वहां बैठा हुआ है, हाइपोथेटिकली मैं यहां पर किसी को बैठाऊंगा और इससे कहूंगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए ये इजी होगा। क्यों? जब ये सर्कल में घूमता है, मैं इससे पूछता हूं कि व्हाट आर द फोर्स ऑन दिस मास, पहले ये कहेगा देयर इज अ फोर्स, दैट्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m r omega 0 square. This is the centrifugal force for this person who is in the rotating frame of reference. जो खुद रोटेट कर रहा है वही कहेगा कि इस पर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अगर मैं इसे पूछूंगा इस पर ये फोर्स है, he will say no. For him, this force is absent. For this person, this force is active because when you are in a rotating frame of reference, there is always a centrifugal force which acts away from the center of that rotating frame. Okay? जब ये इसके लिए ये फोर्स होगा तो this will stretch, this spring will stretch. Let me suppose it stretches by x0, तो यहां से फोर्स आएगा kx0. Right? So for this person in the rotating frame of reference, there are two forces. One is this, and another is this. अगर मैं इसे पूछूं, what are the forces on this? He will say only kx0. It's a real force. Real force is for both this person and this person. This force is only for this person. ये भी याद रखो, जो real force होता है, it is for both, for rotating frame of reference, for accelerated frame of reference, and for a person who is in an inertial frame of reference, who is at rest or moves with a constant velocity. उसके लिए भी real force होता है, इसके लिए भी real force, लेकिन इसके लिए additional में ये force। अच्छा, तो he will say this object is at rest, तो he will write the equation kx0 is equal to mr omega 0 square. This is the equation that this person is going to write. Now let me solve the problem for this person. Have a look. देख लो अच्छी तरह से, क्योंकि इसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना थोड़ा सा इजी होगा। अब हम क्या करते हैं, हम इसको डिस्टर्ब करते हैं। जब मैं इसको डिस्टर्ब करूंगा टू द राइट और टू द लेफ्ट, टू द राइट अगर डिस्टर्ब करोगे इसे इस ओर, तो ये स्ट्रेच बढ़ जाएगा, तो ये भी राइट साइड सर्कल भी बढ़ जाएगा, बिकॉज जब मैं स्ट्रेच वो थोड़ा सा करूंगा तो ये आर बढ़ेगा, इट विल बी आर प्लस दैट स्ट्रेच, बोथ विल चेंज, दिस फोर्स विल चेंज, दिस फोर्स विल आल्सो चेंज, बट नाउ द टू फोर्स विल नॉट इक्वलाइज, there will be a net force towards the center of the circle, there will be a net force towards this. So what is that net force? F net when it is disturbed, that will be k x0 plus x when you disturb it to the right by x. So what is the net force? F net is equal to, okay, that's k x0 plus x. Now there is stretch as x plus x0 because you are given additional stretch to the right side. ठीक, minus what? M r plus x omega 0 स्क्वायर। ये क्योंकि इस एडिशनल स्ट्रेच की वजह से ये फोर्स भी बढ़ा, ये फोर्स भी बढ़ा, लेकिन दे हैव नॉट इंक्रीज बाय द इक्वल अमाउंट, सो दैट अगेन देयर इज एन इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम नहीं है, अब देयर इज अ नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, इसीलिए नेट फोर्स विल बी नेगेटिव। ये है अब इक्वेशन नया। I will not solve this equation. Have a look. F net is equal to minus, चलो यही करते हैं, F net equal to minus kx0 plus kx minus mr omega 0 square
माइनस एम एक्स ओमेगा 0 स्क्वायर। ठीक, नाउ हैव अ लुक, के एक्स 0 एंड दिस कैंसल्स बिकॉज दे आर इक्वल। ये इक्वल है ना, तो इससे कैंसिल हुआ, तो एफ नेट किसके बराबर लिखो, दैट इज माइनस के, ये वाला माइनस एम ओमेगा 0 स्क्वायर, एक्स दोनों में से कॉमन। ठीक, ओके, अब क्या करूं, दिस एफ, दिस द नेट फोर्स ऑन दिस, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ इट इज एम ए इज इक्वल टू माइनस, ओके, k minus m omega 0 square x. What is the acceleration? That is minus k by m minus m divided, यहाँ से यहाँ भी होगा omega 0 square x. Recognize the equation. Recognize this equation. If you recognize this equation, it's a simple harmonic motion equation. It can compare with this. It can be compared with this omega 0 x. You can readily compare this equation to the standard equation that you have for simple harmonic motion. So immediately you can say कि इसको डिस्टर्ब करने से it will oscillate back and forth simple harmonically. How do you know? The equation tells you that. अच्छा, अब मुझे बताइए ओमेगा स्क्वायर क्या है, with what angular frequency it will oscillate back and forth. तो इसको कंपेयर करने से आप ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, ये नेगेटिव नेगेटिव को चला जाएगा, तो इसको मिलेगा k by m माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर। तो ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, रूट ऑफ k by m माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर। तो हो गया आपका आंसर। यू फाउंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मास बैक एंड फोर्थ रेडियली, क्योंकि इट विल टर्न एंड रेडियली इट विल गो लाइक दिस, इट विल गो लाइक दिस रेडियली अवे फ्रॉम द सेंटर एंड टुवर्ड द सेंटर। ओके, नाउ दिस इज ओमेगा। व्हाट इज द टाइम पीरियड? व्हाट इज द टाइम पीरियड? The time period is t equal to 2 pi by omega, that is 2 pi root of k by m minus omega 0 square. ओके, अच्छा अब जरा देखो, ये मैं आपको बताना चाहूंगा चीजों को कैसे आप कर सकते हैं। नीट वाले कहेंगे नहीं नहीं इससे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्या पता चलेगा, और फिर वहां इतना टाइम भी नहीं होता है। लेकिन ऑप्शन से देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शंस में बाउंड्री कंडीशन से अगर ये ओमेगा 0 जो है एंगुलर वेलोसिटी विद व्हिच मूव्स इन अ सर्कल दिस पॉइंट, अगर ये 0 रखोगे तो ये 0 हो गया, तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m by k, दैट इज व्हाट यू नो। तो आप बाउंड्री कंडीशन से ये क्वेश्चन कर सकते हो। ऑप्शंस को देखकर आप इमेजिन कर सकते हो कि व्हाट शुड बी द आंसर। मतलब अगर ये 0 है, then you already know the answer. What is time period? T is equal to 2 pi root of m by k. That you know the answer for a simple case. तो अगर आप यहाँ ओमेगा 0 ऑप्शन में 0 रखोगे तो you get the same answer. That means this should be the option. और दूसरी बात ये है, यहाँ से आपको और एक देखो equations talk to you if you just concentrate on the equation. Have a look. देखो इस equation जो हमने लास्ट में लिया है। Equation कह रहा है कि this object will oscillate. The object will oscillate only when k by m, this one is greater than omega 0 square. क्योंकि k by m जब greater than omega 0 square होगा तभी तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, तभी तो फाइनाइट t होगा। अगर ये इसके बराबर होगा that means time period will be infinite, so it will not oscillate at all. अगर k by m इससे कम होगा, if k by m is less than omega 0 square, this quantity will become negative. That is not a possible, because it will become imaginary. That is not a possible case. So here you can understand that this object will oscillate back and forth like this only when this omega 0 is less than, मैं ऐसे भी रख सकता हूं, is less than root of k by m. ये भी बहुत बड़ी बात है कि what are the conditions under which this object will oscillate back and forth. It will oscillate back and forth under a particular condition. That condition is this k by m either should be greater than omega 0 square or omega 0 should be less than root of k by m. अगर omega 0 इससे कम नहीं होगा, इसके बराबर होगा या इससे ज्यादा होगा, समझो the object will not oscillate back and forth. It will move in a circle but it's not going to move readily back and forth.
दिस ए क्वेश्चन विच पहले आप खुद कोशिश करने की कोशिश करो। जब आप कोशिश करते हो, यू अप्लाई योर माइंड, तब आपको सोल्यूशन भी अच्छी तरह से मतलब समझ आता है। जब आपने पहले सोल्यूशन देख लिया और 2-4 स्टेप में जब में हो जाता है, बाद में आप ये कहते हैं कि यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम, यू डोंट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ, यू फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन योरसेल्फ, देन लुक एट द सॉल्यूशन। Thank you and continue to watch my lectures and subscribe to my channel, that is Tantra Physics class @ Tantra Physics classes। तो ये जो प्रॉब्लम्स है वहाँ भी अपलोड हो जाते हैं, और फेसबुक पर भी मैं ये रखता हूँ, और भी कहीं प्लेटफॉर्म में रखता हूँ, ताकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल गेट बेनिफिट। थैंक यू।